जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल एक मेरे पास फोन आया मध्य प्रदेश से, जहां हमारे एक सेना के जवान ने मेरे को बताया कि सर, मेरे को पुलिस वालों ने मेरे ही घर के पास में, जहां मेरी फैमिली और बच्चों के सामने हाथापाई की, धक्का मुक्की की, मार पिटाई की। और 3 दिन हो गए मेरे को कोशिश करते हुए। मैंने अपनी यूनिट में, आर्मी हेडक्वार्टर में, यहाँ तक कि फिर बाद में सीएमपी को लेकर मैं थाने भी गया, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। और मैं अपने आप को लाचार महसूस कर रहा हूँ। एक सैनिक जिसकी अपने गांव, समाज में, घर में इज्जत, रिस्पेक्ट होती है, अगर उसको उसी के मोहल्ले में, उसी के गांव में कुछ पुलिस वाले आकर इस तरह हाथापाई कर जाएं, तो उसके सम्मान को तो ठेस पहुंचेगी। लेकिन इस घटना पर हमारी आर्मी हेडक्वार्टर तक, सीओ साहब तक, सीएमपी तक का एक्शन होने के बाद में भी रिजल्ट जीरो। बंदे ने फिर मेरे को बताया, मैंने उनके जो टीआई साहब थे उनसे बात की, एसपी साहब का नंबर मांगा, फिर उनसे बात करके फिर बंदे से बात की और उस मामले को लगभग सुलझाया। हालांकि मामला अभी सुलझा नहीं है। मैंने बंदे को बता दिया कि भाई ये कहानी है, अगर आप चाहो तो हम आगे का एक्शन कर सकते हैं। उसको मैंने सोचने का टाइम दे दिया। अगर मैंने यहां बैठे एक मैं सामान्य आदमी होते हुए मैं इतना कर सकता हूं, तो क्या हमारी सेना के पास असीमित पावर होते हुए वो इस कार्रवाई पर एक्शन नहीं ले सकती थी? हमारी सेना ने मतलब बिल्कुल ही जवानों से जो पल्ला झाड़ लिया ना, इसी के कारण ये केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे अधिकारी जवानों के लिए क्या क्या करते थे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, एक कर्नल साहब की। इसके बाद हमारी यूनिट का एक जवान, जिसकी बहन को उठा ले गए थे, बिहार में ये काम चलता था, ठीक है। उसकी बहन को उठा ले गए थे, उठाने के बाद छोड़े कि नहीं, मार दिए, मार देता ही थे, क्योंकि मारने में बहुत डर लगता था। और इसके बाद उसको छोड़ दिए। उसकी बहन ने जब उसको बताया तो उसने कंपनी कमांडर बताया। कंपनी कमांडर उस समय मेजर डी के दत्ता था, और इस समय अभी वो रिटायर है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर है। और इसके बाद उसने उसको बोल दिया, भैया स्टेन गन ले ले और चला जा। और इसके 9-10 बजे जाके अपनी यूनिट में पहुंचा। यूनिट में जाने के बाद सीओ साहब को बताया। सीओ साहब ने एक अफसर और 25-30 जवान और इसके बाद हथियार, बंदूक, डंडे फंडे, और इसके बाद नंगा करके पीटा पूरे मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में, फैमिली के साथ सोए हुए पुलिस वालों को, ठीक है। और ऐसा ही केस हुआ था एक आगरा। समझ गए ना? ये तो फौज की सरेआम बेइज्जती है। और आप लोग कम से कम सोचो, और जो नौकरी कर रहा है बंदा, एनएसजी में नौकरी कर रहा है, और इसके बाद ये हालत है। इससे बड़ा बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब क्या करें, अफसोस, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मेरी 74 साल उम्र है भी। मैं एनएसजी में था, 52 एसएजी में मैं। ये जो छोटी सी रिकॉर्डिंग आपने अभी कर्नल साहब की सुनी है, ये लगभग 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसमें कर्नल साहब ने 3 केस बताए हैं कि कैसे 3 बार पुलिस वालों ने जब सेना के जवानों के साथ बुरा गलत किया, एक बार दबंगों ने और 2 बार पुलिस ने, तो सेना ने क्विक एक्शन टीम भेजकर किस तरह चूड़ी टाइट की। और समय समय पर चूड़ी टाइट होती थी तो दोबारा हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन ये डोज बहुत पुराना हो गया, और अब नया डोज देने के लिए आर्मी चीफ को कहा गया है कि आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, उसके अलावा क्या कानून है फौजी को गिरफ्तार करने का, उसका कौन कार्रवाई करता है। कर्नल साहब के आगे की रिकॉर्डिंग सुने, उसमें वो बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, भैया ये ले जा कार्बन और काम करके वापिस आ जा, मैं देख लूंगा। और ये डर बाहर भी था, पुलिस को, दबंग को, सबको लगता था कि भैया किसी को भी छेड़ देना, फौजी को मत छेड़ना। और आज ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। सीएमपी उसके साथ गई कि यार छोड़ना यार, अपनी नौकरी कर ले, क्यों मुसीबत में फंसेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऊपर अधिकारी भी तू वापिस आ जाए यार, देख लेंगे हम, ये कर देंगे। ये एक पल्ला झाड़ने वाली जो चीजें है ना, इससे बाकी लोगों का मनोबल बढ़ता है। अगर आज उन्होंने मारा, उनका कुछ नहीं होगा,
तो उनका हौसला और बढ़ेगा, कल फिर किसी को मारेंगे। और जो व्यक्ति एक फौजी को, जिसका पूरा मोहल्ला बोल रहा है भाई ये फौजी है, छोड़ दो छोड़ दो, उसके बाद अगर वो फौजी को मार सकते हैं तो फिर वो लोग आम लोगों के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। वर्दी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो फिर आप फौजी कहलाने के लायक क्या हो। उसके लिए भी मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। आज ही मेरे पास एक भेजी है, एक यूपी के जवान की बच्ची ने कि सर मैंने सरकार से दरखास्त की है कि भाई मेरे पिताजी के नाम से एक उनको कीर्ति चक्र मिला था एक घटना का, जिसमें उनके गांव में डाकू आए थे 16 बंदूकधारी, और उस अकेले ने छुट्टी आया हुआ था, एक बंदूक के दम पर 15 डाकुओं को भगाया, एक को जिंदा पकड़ा। हालांकि बाद में वो चलते चलते फायरिंग में हमारे उस जवान की भी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गया था। और शहीद इस घटना के बाद सेना ने उनको कीर्ति चक्र से नवाजा। अगर ये घटना आज होती तो ये उसको पेंशन तक नहीं देते। क्यों पंगा लिया भाई, तेरे को क्या जरूरी थी, ये मामला सिविल का है, सिविल में जाने और तू जाने, इस तरह की बातें करके उसको खत्म कर दिया जाता, पेंशन तक के उसके परिवार को नौबत आ जाती। तो यहां जरूरी है हमारी सेना को एक बार इस चीज में इंटरफेयर करने की। आप जो अपनी ताकत अपने ही जवानों को दबाने में लगा रहे हो ना श्रीमान, इस ताकत को अगर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप ले जाओ तो हम आज बहुत मजबूत हो सकते हैं। हमारा भी मकसद सिर्फ और सिर्फ सेना को मजबूत करना है। सेना में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बुराइयां चल रही हैं, उनको हटाकर एक अच्छी भावना पैदा करना, समय के अनुसार कुछ अच्छे बदलाव हो, यही हमारी मकसद है, यही हमारी मंशा है। और आपकी मंशा यही होगी तो सेना मजबूत होगी, और आपकी मंशा यही होगी कि हमारी तो तानाशाही ऐसे ही चलनी चाहिए, हम तो यूं ही जवानों को गुलाम रखेंगे और बाहर तुम मार खाओगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि जब जवान पिटता है और आप लोग चुप रहते हो तो नेक्स्ट नंबर आपका आएगा, क्योंकि मारने वाला का मनोबल बढ़ेगा। आज मैं जवान को मार रहा हूं, कल जेशो को मारूंगा, फिर मेजर को मारूंगा, फिर कर्नल साहब को, फिर ब्रिगेडियर का। और ऑल कारण ये केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल का मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें उत्तराखंड में एक सैनिक, पूर्व सैनिक के साथ मारपीट हुई है। हालांकि उस मामले का अपडेट अभी तक मेरे पास आया नहीं है। उसके बाद में यूपी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। बिहार में एनएसजी कमांडो छुट्टी आया हुआ, उसके साथ मारपीट होगी। 3-4 दिन से वो घूम रहा है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उस केस में भी उसने हमारे तक संपर्क नहीं किया और हम भी कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप चैनल के थ्रू कार्रवाई करो। चैनल कार्रवाई नहीं करता है तो मेरा नंबर नोट करके रखो, 8290354513 8290354513, ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। अगर कहीं आपकी सुनवाई नहीं होती तो एक बार हमारे तक भी बताओ, तो हम भी कोशिश करेंगे। मैं नहीं कहता कि सारे मामले में हल कर दूंगा, लेकिन हम आपकी कोशिश करेंगे और उस कोशिश में जितना हमसे हो सकता है आपकी सहायता करेंगे। तो कम से कम ये नंबर सेव करके रखो और आपका गांव, नाम, नंबर व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दो कि सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। मैं कई बार फोन नहीं उठा पाता हूं, मेरी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी टीम या मैं कोई बड़ा ऑफिस खोलकर नहीं बैठा। आप ही की तरह साधारण जवान हूं, कोशिश कर रहा हूं अच्छी टीम, अच्छा एक व्यवस्था बनाने की, लेकिन उसकी जो समस्या आती है आप सभी को पता है। रविंद्र फौजी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई जुड़ो और डोनेशन की बात करते हैं तो खुद हमारे बहुत से चमचे टांग खींचेंगे। रविंद्र तो हर वीडियो में पैसे की बात करता है, क्या करता है, मैं क्या करता हूं, कितने लोगों को भला किया है। ऑलरेडी एक बार आप देख लो कितने वीडियो में कितने केस मैंने सुलझाए हैं एक साधारण होते हुए, जबकि हमारे पास कोई टीम नहीं है, जबकि हमारे पास कोई फंड नहीं है, और मैं भी कोई टाटा बिरला नहीं हूं कि सारी चीज, क्योंकि इन सब चीजों के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आदमियों की भी जरूरत है, तन की भी, मन की भी, धन की भी, लेकिन उस समय आप 100 रुपए महीने का खर्च करने में भी 100 बार सोचते हो। तो जो भी अगर इस चैनल से जुड़कर इस लड़ाई को कि भाई हम आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यही नंबर मेरा 829035
90354513 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। जो जुड़कर टीम का हिस्सा बनना चाहता है वो आदमी मदद करे। आप ये नहीं कर सकते चैनल से लोगों को जोड़ो, चैनल की संख्या बढ़ाओ, कुछ नहीं कर सकते वीडियो से शेयर करो, ठीक है। फिर कहूँगा कि हम मिलकर चलेंगे, मजबूत टीम रहेगी तो इन समस्याओं से लड़ सकते हैं, नहीं तो फिर इंतजार करो कोई रॉयल अधिकारी आए तो समस्या हल होगी, क्योंकि वो भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे और हम लोग भी मिलकर जिम्मेवारी से लड़ नहीं पा रहे, तो ये समस्या फिर यूं ही चलती रहेंगी। हमारे से जो भी हो पा रहा है, जैसा भी हो पा रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ जरूर कहूँगा कि प्रयास में मिलकर या तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो चुप रहो, कम से कम टांग मत खींचो। कुछ लोगों की आदत है वो बदलेगी नहीं, टांग खींचने वाली, उल्टा सीधा बोलने वाली, तो उन लोगों का हम जवाब देकर हमारा समय भी खराब नहीं करना चाहते। अगर उनके दिमाग में लग रहा है कि वो हमारे लिए बोलेंगे, आपका लेवल ही जीरो है और उस जीरो से ना पहले कभी बढ़ पाए और ना बढ़ पाओगे। लेकिन जो आपका दूसरा भाई बढ़ रहा है उसकी टांग खींचना ये जरूर आपका काम है, ठीक है। और उसका आपको कहने की जरूरत नहीं, आप अपने नीचे कमेंट्स देख लो या चैनल देख लो कि कितने लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, कितने आपसे जुड़ रहे हैं। बाकी यहाँ मैं आगे आपको साहब की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, पहले वो साहब की रिकॉर्डिंग सुने और फिर उसके बाद में जो जवान की कहानी थी, वो जवान की कहानी वीडियो या तो लंबा हो जाएगा, फिर वही धीरे धीरे आपके पास टाइम नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आज शाम को उस जवान की कहानी वो मैं अलग से डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मैं भी इसी फौज में था और आज की बात नहीं बताता हूँ मैं, 84 की बात है। हमारे 3 जवान जा रहे थे दिल्ली से सरसा, अपने यूनिट हेडक्वार्टर जो सहारनपुर सरसावा के आसपास में है कहीं, अभी पता नहीं बदली हो गया शायद रहे हो। और वहां पर 4 पुलिस वाले मेरठ से खेतड़ी से बैठे तो हमारे जवान जो केबिन में पैसेंजर में सामान रखे थे वहां उनको बताया साहब आप लोग थोड़ा दाहिने बाएं बैठ जाओ, अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो पुलिस वाले उनसे झगड़ गए, झगड़ने के बाद वो गए जाके मुजफ्फरनगर रेलवे से उतर के थानेदार को बताया, थाने में बताने के बाद 5-10 पुलिस वाले आए, पूरा सामान उतार लिए, उन जवानों को ले जाके थाने में बैठा दिया। बैठाने के बाद एक उसमें सरदार जी था जो कुक था, एक सफाई वाला था और इसके बाद एक नेत्र बहादुर था, नेत्रपाल जाट था, उसको 2-4 डंडे मारा भी, इसके बाद उसको बंद कर दिया क्योंकि वो उसका कमांडर था और वो सामान जा रहा था, जरूरी सामान था, दिल्ली से खरीद के जा रहा था, खरीदा हुआ सामान। और इसके बाद क्या होता है, जब ये कार्रवाई हो गई तो वो वहां फोन नहीं हुआ करते थे, तब वो सफाई वाला जो लड़का था वो सीधे उधर से निकला और इसके बाद किसी तरह से वो जा करके 9-10 बजे जाके अपनी यूनिट में पहुंचा। यूनिट में जाने के बाद सीओ साहब को बताया, सीओ साहब ने एक अफसर और 25-30 जवान और इसके बाद हथियार, बंदूक, डंडे फंडे और इसके बाद नंगा करके पीटा पूरे मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में फैमिली के साथ सोए हुए पुलिस वालों को, ठीक है। और ऐसा ही केस हुआ था एक आगरा में, ये डेट तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने 2 अफसरों को बंद कर लिया था किसी कारण से जो भी है, और रात भर उनको जेल में रखा। उन्होंने अपना बात बताया लेकिन उन्होंने माना नहीं और इसके बाद अगले दिन कोई बंदा देख ताक लिया तो उसके बाद उसने उनको बता दिया। उसके बाद जाके यूनिट में फोन किया, उसमें कौन सा 5 पैरा थी, पता नहीं 6 पैरा थी, आई डोंट नो। और इसके बाद जाके पूरे ठुकाई किया पूरा पुलिस वालों की। अब तो पता नहीं हमारे देश में पुलिस वाले आ गए हैं। और बताता हूं मैं आपको, मैं सफदरजंग 1 में था और इसके बाद हमारी यूनिट का एक जवान जिसकी बहन को उठा ले गए थे, बिहार में ये काम चलता था, ठीक है, उसकी बहन को उठा ले गए थे। उठाने के बाद छोड़े कि नहीं, मार दिए, मार देते ही थे क्योंकि मारने में बहुत डर लगता था। और इसके बाद उसको छोड़ दिए। उसकी बहन ने जब उसको बताया तो उसने कंपनी कमांडर बताया। कंपनी कमांडर उस समय मेजर डी के दत्ता था और इस समय अभी वो रिटायर है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर है। और इसके बाद उसने उसको बोल दिया भैया स्टेन गन ले ले और चला जा, और इसके बाद अपना काम करके आना। यदि काम करके यहाँ पहुंच जाता है तो भैया मेरा है, और नहीं पहुंचता है तो भैया वो तो तेरे को भी जेल भुगतना पड़ेगा और हम यहाँ WL हथियार के साथ भगोड़ा दिखा देंगे, समझ गए। और इसके बाद वो अपना काम करके आ गया वापस। बिहार की पुलिस 10 आदमी आए उधर सफदरजंग 1 तक, इसके बाद गेट से बाहर भगा दिया गया।
समझ गए ना। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। आवाज ये पता नहीं फौज बुज़दिल हो गई है। इसके बाद और बताता हूं मैं आपको, 83 84 का एक लेटर है डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का, जिसमें साफ साफ लिखा है किसी भी फौजी को कोई भी पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकता है। यदि उसका बलात्कार का केस है या मर्डर का केस है, तब भी वो ले जाके उसको नजरबंद करेगा और इसके बाद वो स्टेशन हेडक्वार्टर को खबर करेगा। उधर से स्टेशन हेडक्वार्टर कर्नल क्यू सीएमपी डेट भेजेगा, गाड़ी आएगी और उसको लेके जाएगा, उससे डिसिप्लिन कार्रवाई होगी, उसका जो भी है कोर्ट मार्शल करें, जो भी सजा हो जो होगी, और इसके बाद पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। समझ गए ना। ये तो फौज की सरेआम बेइज्जती है। और आप लोग कम से कम सोचो, और जो नौकरी कर रहा है बंदा, एनएसजी में नौकरी कर रहा है और इसके बाद ये हालत है, इससे बड़ा बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब क्या करें, अफसोस, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मेरी 74 साल उम्र है भी। मैं एनएसजी में था, 52 एसएजी में मैं था, हवलदार हुआ करता था, और मैं ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हूं। समझ गए। लेकिन अभी क्या किया जा सकता है, अब इसको आप लोग सोचिए, समझिए। और इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कर रहा है, इसके बाद प्रधानमंत्री बोल चुका है, मुख्यमंत्री सब बोल चुके हैं कि कोई भी पुलिस वाला कहीं भी कोई भी आर्मी पर, क्योंकि इनके पास वो पावर है, कोई पावर नहीं है, केवल एक बार करने की जरूरत है, बाकी दोबारा की जरूरत नहीं है। ये सब दोबारा सब भूल जाएंगे, जैसे पहले हुआ था। इसके बाद फौजियों को बोलना ही बंद कर दिए थे। लेकिन अभी बहुत दिन हो गया है भैया, 84 85 का मतलब 50 साल हो गया। अभी वो जनरेशन पुलिस वाली जा चुकी है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।